नेहरू शिक्षा महाविद्यालय हिंडौन सिटी राजस्थान की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम सब लोग राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करेंगे ब्रिटिश संसद बनाम भारतीय संसद। तो आइए हम सब लोग अध्ययन करते हैं ब्रिटिश संसद बनाम भारतीय संसद। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र इंग्लैंड या ब्रिटेन से लिया गया और ब्रिटेन को संसदीय लोकतंत्र का जनक माना जाता है। और ये कहा जाता है कि ब्रिटेन में संसदीय परंपराएं विकसित हुई हैं और विकसित होती हुई संसदीय लोकतंत्र की परंपराएं पूरे विश्व में जो फैली हैं या पुष्पित और पल्लवित हुई हैं, उनका जो उद्गम स्थल है वो ब्रिटेन माना जाता है। और संसदीय लोकतंत्र के बारे में कहा जाता है कि ब्रिटेन में संसद को व्यापक अधिकार प्राप्त हैं और संसद जो है वो सर्वोच्च है और संसद के द्वारा पारित अधिनियम या कोई साधारण सी विधि संविधान का स्वरूप धारण कर लेती है। तो बहुत आवश्यक हो जाता है हमारे देश में जब संसदीय लोकतंत्र स्थापित किया गया है और ब्रिटेन से संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था हमारे देश में लागू की गई है, तो संविधान निर्माताओं के द्वारा भारतीय संसद को क्या वही अधिकार प्राप्त हुए हैं या प्रदान किए गए हैं जो ब्रिटिश संसद को प्राप्त हैं या उनसे कुछ भिन्नता की स्थिति है। तो आज हम सब लोग इन्हीं बातों पर विचार करेंगे और आइए हम सब लोग देखते हैं कि ब्रिटिश संसद की तुलना में भारतीय संसद जो है उसकी स्थिति, कार्य, अधिकार एवं शक्तियों के क्षेत्र में क्या प्रावधान किए गए हैं। हम सब लोग जानते हैं कि ब्रिटेन में कोई भी लिखित संविधान नहीं है और लिखित संविधान न होने के कारण वहाँ की संसद के द्वारा साधारण बहुमत से पारित कोई भी विधि या कानून एक प्रकार से संविधान का स्वरूप धारण कर लेता है। और ब्रिटिश संसद के बारे में कहा जाता है, डी लोमे नाम के एक विचारक भी हैं, उनका मानना है कि ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है सिवाय किसी पुरुष को महिला बनाने के और किसी महिला को पुरुष बनाने के अतिरिक्त ब्रिटिश संसद के द्वारा सब कुछ किया जा सकता है। इसी तरह से अन्य विचारक ब्लैकस्टोन महोदय हुए हैं, उनके द्वारा भी कहा गया है कि ब्रिटिश संसद को व्यापक अधिकार प्राप्त है और उनके द्वारा कैसे भी किसी भी तरह की विधियों का निर्माण किया जा सकता है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश या कोई बंधन नहीं है। यहाँ तक कि ब्रिटेन की संसद के द्वारा एक साधारण अधिनियम के द्वारा अगर ये प्रस्ताव पारित कर दिया जाए कि सम्राट को अब पद पर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है और उन्हें अपने पद का त्याग कर देना चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि वो एक संवैधानिक विधि के स्वरूप में लागू हो जाएगा। तो कहा जा सकता है कि ब्रिटेन की संसद को व्यापक अधिकार प्राप्त है और तो भारतीय संसद को क्या संविधान के द्वारा उसी प्रकार के अधिकार, कार्य एवं शक्तियां प्राप्त हैं। उनके ऊपर जब हम चर्चा करते हैं तो हमें ये ज्ञात होता है कि भारतवर्ष में लिखित संविधान है, ब्रिटेन की तरह अलिखित संविधान नहीं है और भारत की संसद को एक तरह से परंपरा के अंतर्गत कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं। यहाँ अभिसमयों का महत्व उस तरह पे नहीं है जिस तरह पे इंग्लैंड में है। तो जाहिर सी बात है कि ब्रिटिश संसद को जो व्यापक अधिकार प्राप्त हैं उस तरह के अधिकार भारतीय संसद को नहीं प्राप्त है। और क्यों नहीं प्राप्त है, इसके पीछे अनेक तर्क और कारण हैं और संविधान में निहित या उल्लिखित प्रावधान है जिसके अंतर्गत हम जब विचार करते हैं या अध्ययन करते हैं भारतीय संविधान का, तो ब्रिटिश संसद की तुलना में भारतीय संसद की जो कार्य और शक्तियां हैं वो सीमित है। इसके अतिरिक्त समय समय पर उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी भारतीय संसद की शक्तियों पर किसी न किसी प्रकार का अंकुश लगाने का कार्य किया गया है। तो आइए हम सब लोग चर्चा करते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनके फलस्वरूप ब्रिटिश संसद की तुलना में भारत की जो शक्तियां हैं या भारतीय संसद की जो
शक्तियां हैं वो उस प्रकार नहीं है जिस प्रकार की ब्रिटेन की संसद को शक्तियां प्राप्त हैं। तो पहला जो प्रमुख कारण है भारत में जिसके कारण भारत के संसद की तुलना और ब्रिटिश संसद के साथ नहीं कर सकते वो है लिखित संविधान। लिखित संविधान। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और उसमें प्रत्येक कार्य के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं या संसद के कार्यों का निर्वहन करने के लिए किस प्रकार संसद कार्य करेगी, किन क्षेत्रों में संसद के द्वारा विधियों का निर्माण किया जा सकता है आदि के बारे में व्यापक प्रावधान संविधान के अंतर्गत किए गए हैं। लेकिन इंग्लैंड में एकात्मक शासन व्यवस्था लागू है और इसके अतिरिक्त तो वहां पर लिखित संविधान न होने के कारण वहां की संसद के द्वारा पारित साधारण सा अधिनियम जो है वो संविधान का स्वरूप धारण कर लेता है। या हम दूसरे शब्दों में कहें तो ब्रिटेन में कोई संवैधानिक विधि या संवैधानिक संशोधन जैसे प्रावधान नहीं होते, साधारण विधेयक ही संवैधानिक विधियों का स्वरूप धारण कर लेते हैं। लेकिन भारतवर्ष में लिखित संविधान होने के कारण संसद की कार्यप्रणाली या संसद के कार्य अधिकार और क्षेत्र के ऊपर लिखित संविधान के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं उन्हीं विषयों के ऊपर संसद के द्वारा विधियों का निर्माण किया जा सकता है। और जो दूसरा बिंदु है उसके अंतर्गत भारतीय संसद की जब हम ब्रिटिश संसद के साथ तुलना करते हैं तो जो हमें अंतर दिखाई देता है या जो हमें तुलना करने पर अलग तत्व तो दिखाई देते हैं वो है संघवाद। संघवाद की स्थापना। जाहिर सी बात है कि ब्रिटेन में एकात्मक शासन प्रणाली लागू है, पूरे देश में संघीय सरकार के द्वारा ही शासन और प्रशासन चलाया जाता है। लेकिन भारत इंग्लैंड या ब्रिटेन की तुलना में एक व्यापक कह लीजिए विशाल क्षेत्रफल वाला देश है और भारत में एक तरफ जहां संघीय सरकार है वहीं प्रांतों की इकाइयां भी हैं या राज्य भी हैं और संविधान के अंतर्गत संघ सूची और राज्य सूची के विषयों पर अलग अलग क्षेत्र निर्धारित कर दिए गए हैं और सामान्यतया संसद के द्वारा संघ सूची और समवर्ती सूची पर ही विषयों के ऊपर विधियों का या कानून का निर्माण किया जाता है। राज्य सूची के विषयों पर राज्य की विधानसभाओं के द्वारा विधि का या कानून का निर्माण किया जाता है। तो जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि भारतवर्ष की जो संसद है उसके ऊपर संघवाद की स्थापना भारत में होने के कारण वो ब्रिटिश संसद की तरह कार्य नहीं कर सकती और ना उसको उस क्षेत्र में उतने अधिकार और शक्तियां प्राप्त हैं क्योंकि संघवाद जो है वो भारतीय संसद पर एक प्रकार से अंकुश लगाने का किसी न किसी स्वरूप में कार्य करता है कि जिन विषयों का उल्लेख संविधान में संसद के लिए विधि निर्माण के लिए निर्धारित है उन्हीं विषयों पर संसद विधियों का निर्माण कर सकती है। राज्य सूची के विषयों पर राज्य की विधानसभाओं के द्वारा विधियों का निर्माण किया जाता है। तो संघवाद की स्थापना होने के कारण भारतवर्ष में ब्रिटिश संसद की तुलना में भारतीय संसद को कम अधिकार प्राप्त है। और तीसरा कह सकते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। भारतवर्ष में संसदीय लोकतंत्र तो स्थापित किया गया है लेकिन भारतवर्ष में जो शक्तियों का विभाजन है या कार्यपालिका व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच में वो ब्रिटिश शासन प्रणाली से भिन्न है और भारतवर्ष के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संसद को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है वो न्यायपालिका या उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। संसद जब विधियों का निर्माण करती है तो उसके ऊपर एक तरह से उच्चतम न्यायालय में या उच्च न्यायालय में वो किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा, किसी समूह के द्वारा वाद दायर किया जा सकता है कि संसद के द्वारा जो विधि पारित की गई है या एक्ट अधिनियम बनाया गया है वो संविधान के अनुकूल नहीं है और परीक्षण करने के उपरांत यदि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय को ये ज्ञात होता है, मालूम होता है परीक्षण में कि वास्तव में निहित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है तो उस विधि को अवैध या
केशवानंद भारती के मामले में ननी पालकी वाला वकील जो थे, उन्होंने कहा था कि संसद के क्षणिक बहुमत के द्वारा मूलभूत मानव अधिकारों के ऊपर कोई बंधन या अंकुश नहीं लगाया जा सकता। तो हमारे देश में संविधान निर्माता इस बात से अवगत थे कि कभी कभी संसद के द्वारा जल्दबाजी में या आवेश में आकर के किसी प्रकार से विधियों का निर्माण ना कर दिया जाए जिसका परिणाम देश की जनता को भुगतना पड़े। इसके लिए भारतवर्ष में न्यायिक पुनरावलोकन की स्थापना की गई भारतीय संविधान में, और न्यायपालिका को ये अधिकार दिया गया है कि संसद के द्वारा पारित विधियों का वो एक प्रकार से ये देखने या अवलोकन करने का कार्य करें कि कहीं वो संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन तो संसद के द्वारा नहीं किया गया है। तो भारतवर्ष में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है, इंग्लैंड में न्यायिक पुनरावलोकन की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके कारण वहाँ की संसद के द्वारा जो एक्ट या अधिनियम या विधि का निर्माण किया जाता है वो विधि का या संविधान का अंग बन जाता है। तो भारतवर्ष में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था होने के कारण संसद के ऊपर एक प्रकार से हम कह सकते हैं किसी ना किसी प्रकार का बंधन कार्य करता है। और इसके अलावा भारतवर्ष में एक जो अन्य प्रावधान हम कह सकते हैं वो है संविधान संशोधन की व्यवस्था। संविधान संशोधन की व्यवस्था, जाहिर सी बात है कि भारतवर्ष में संविधान संशोधन की व्यवस्था रखी गई है और कई संविधान संशोधन का प्रावधान इस तरह से किया गया है कि संसद संविधान संशोधन करते समय राज्यों की सहमति लेना भी आवश्यक होता है। तो जिन विषयों पर संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि वह संविधान संशोधन करते समय राज्यों की सहमति लेना आवश्यक है, वहां पर संसद के जो अधिकार हैं या कह लीजिए उसके उत्तरदायित्व हैं, उनके ऊपर एक प्रकार का बंधन या एक प्रकार का अंकुश कार्य करने लगता है। तो इसके कारण भी संविधान संशोधन की व्यवस्था होने के कारण भारतवर्ष में संसद की शक्तियों के ऊपर एक प्रकार का विराम या कह लीजिए कि थोड़ा सा बंधन लगता है। क्यों? क्योंकि कई ऐसे संविधान संशोधन के प्रावधान हैं जिनके ऊपर संसद के द्वारा या संसद के अतिरिक्त राज्यों के द्वारा भी उन पर सहमति ली जानी आवश्यक है। तो जिसके कारण भारतीय संसद जो है वो ब्रिटिश संसद की तुलना में थोड़ा सा कम अधिकार प्राप्त एक निकाय के रूप में देखी जाती है या उसे देखा जाना चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन में संघीय शासन व्यवस्था है ही नहीं है। पूरे देश में एकात्मक शासन व्यवस्था लागू होने के कारण ब्रिटिश संसद को व्यापक अधिकार प्राप्त है कि किसी भी क्षेत्र में जो उसके द्वारा विधियों का निर्माण किया जाएगा या कह लीजिए कि जो उसके द्वारा अधिनियम या एक्ट पारित किया जाएगा वो सारा का सारा अधिनियम या एक्ट जो है वो एक प्रकार से संविधान की भांति जो है वो लागू हो जाएगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है और भारत में संविधान संशोधन की शक्ति जो है वो मर्यादित है, क्योंकि कई प्रावधानों में राज्यों की भी सहमति ली जानी प्रासंगिक या आवश्यक होती है। और इसके अतिरिक्त अन्य जो पांचवें बिंदु के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि विभिन्न राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय कह सकते हैं, विभिन्न राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय जो समझौते सरकारों के द्वारा किए जाते हैं उनके द्वारा भी जो है संसद की शक्तियां किसी न किसी रूप में मर्यादित होती है। वर्तमान समय में तो कहा जाता है कि प्रायः सरकारों के द्वारा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों की जब सदस्यता ग्रहण की जाती है और चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ हो, चाहे विश्व व्यापार संगठन हो या कह लीजिए कि विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या कभी कभी तो कई देशों में विभिन्न प्रकार के संगठनों की जब सदस्यता ली जाती है तो कहीं न कहीं उनके ऊपर भी एक प्रकार का अंकुश या बंधन लगने का कार्य प्रारंभ हो जाता है। यद्यपि ये इतना बड़ा विशेष महत्व का कह लीजिए तो मुद्दा नहीं है और ये ऐसा भारतवर्ष में ही नहीं विश्व
के सभी देशों में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता ली जाती है, अंतर्राष्ट्रीय संधियां की जाती हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौते किए जाते हैं। केवल भारतवर्ष की सरकार के द्वारा भी ऐसा कार्य नहीं किया जाता है। लेकिन अगर हम व्यापक रूप से जब तुलना करते हैं ब्रिटिश संसद की और भारतीय संसद की, तो हमें ये ज्ञात होता है कि ब्रिटिश संसद जो है उसका विकास एक परंपरा के अंतर्गत हुआ है। ब्रिटेन में लिखित संविधान ना होने के कारण साधारण बहुमत में पारित कोई अधिनियम या विधेयक जो है वो संविधान का स्वरूप धारण कर लेता है, जबकि भारतवर्ष में ऐसा नहीं है। और भारतवर्ष में संघवाद की स्थापना की गई है। संघवाद में जहां संघ को या संघीय सूची और समवर्ती सूची पर विधियों के निर्माण का अधिकार प्राप्त होता है, वहीं राज्य सूची और समवर्ती सूची पर विधियों का निर्माण करने का अधिकार राज्यों की विधानसभाओं को भी प्राप्त होता है। तो ये भी भारतीय संसद की शक्तियों के ऊपर एक प्रकार की मर्यादा लगाने का कार्य करते हैं। और फिर है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। भारतवर्ष में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था अमेरिकी संविधान से ली गई है, और संविधान निर्माता जो थे वो चाहते थे कि अवरोध और संतुलन का कार्य या अवरोध और संतुलन की प्रक्रिया के द्वारा सरकार के जो तीनों अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों किसी न किसी स्वरूप में एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस, या जिसको हम हिंदी में कहते हैं अवरोध और संतुलन लगाने का या बनाने का कार्य करें। तो जिसके अंतर्गत भारतीय संसद के ऊपर एक प्रकार का अंकुश लगाने का कार्य या अंकुश लगाने की व्यवस्था न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था के द्वारा की गई है, क्योंकि संविधान में प्रदत्त शक्तियों के आधार पर ही भारतीय संसद विधि का निर्माण कर सकती है या उन्हीं विषयों पर विधि या कानून या अधिनियम बना सकती है जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है। और इसके अतिरिक्त अन्य जो व्यवस्था है वो संवैधानिक संशोधन की व्यवस्था भारतीय संविधान के अंतर्गत की गई है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया में कुछ जो बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उनके ऊपर संसद को संविधान संशोधन करते समय राज्यों की सहमति लेना भी आवश्यक होता है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा भी संसद के ऊपर किसी न किसी प्रकार से एक अंकुश या बाधा लगाने का कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार से हम सब लोग कह सकते हैं कि भारतवर्ष में संसद जो है वो संप्रभु नहीं है, वरन भारतवर्ष में भारतीय संविधान के अंतर्गत जो कहा गया है प्रस्तावना में, हम भारत के लोग, तो जाहिर सी बात है कि भारतवर्ष में भारत की जनता जो है वो सर्वोपरि है, और संसद भी जो है संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उन्हीं विषयों पर विधि का निर्माण कर सकती है जिन विषयों का उल्लेख किया गया है। ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद की शक्तियों की कह लीजिए हम तुलना कर तो सकते हैं, लेकिन जब हम तुलना करते हैं तो हमें ये ज्ञात होता है कि ब्रिटिश संसद की तरह संसदीय सर्वोच्चता का प्रावधान या संसदीय सर्वोच्चता की स्थापना की मंशा ना तो संविधान निर्माताओं की थी और ना वो ऐसा चाहते ही थे कि संसद को वो अधिकार प्रदान कर दिए जाएं जो ब्रिटिश संसद को प्राप्त हैं, क्योंकि भारतवर्ष में बहुलतावादी संस्कृति होने के कारण और संघवाद होने के कारण और भारतवर्ष में अनेक प्रकार की कह लीजिए भाषा, बोलियां और अनेक प्रजाति के लोग नागरिकों के रूप में रहने के कारण ऐसा नहीं हो सकता कि संसद के द्वारा कभी बहुमत प्राप्त कर लिए जाने पर किसी प्रकार के द्वारा मनचाहे ढंग से विधियों का निर्माण किया जा सके। और जैसा कि समय समय पर उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी कहा गया है कि संसद के द्वारा निर्धारित विषयों पर ही या संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उन्हीं विषयों पर विधि का निर्माण किया जा सकता है जिनका उल्लेख संविधान के द्वारा किया गया है। तो भारतीय संसद की जो शक्तियां हैं वो एक प्रकार से ब्रिटिश संसद की तुलना में मर्यादित हैं या सीमित हैं, यद्यपि भारत में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की गई है और संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था भारतवर्ष में ब्रिटिश संविधान पे ली गई है, लेकिन ब्रिटिश संविधान की सभी परंपराओं को या सभी कार्य प्रणाली को उसी तरह से भारतवर्ष में नहीं लागू किया गया है जिस तरह से
वे ब्रिटेन में कार्य करती है, वरन भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा भारतीय परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ पर संवैधानिक प्रावधान अलग स्वरूप में किए गए हैं। और वो संवैधानिक प्रावधान इस स्वरूप में किए गए हैं कि भारतीय संसद जो है वो निर्दिष्ट विषयों पर ही विधि का निर्माण करने का कार्य करे और एक मर्यादित ढंग से ही अपनी अभिव्यक्ति या कह लीजिए तो अपनी शक्तियों या अपने कार्यों के उत्तरदायित्व का निर्वहन करे। तो जब हम ब्रिटिश संसद और भारतीय संसद की तुलना करते हैं तो हमें ये ज्ञात होता है कि ब्रिटिश संसद की अपेक्षा भारतीय संसद के अधिकार सीमित हैं, मर्यादित हैं और एक तरह से भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल हैं, क्योंकि उनके यहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था लागू होने के कारण, अलिखित संविधान होने के कारण और एक छोटा देश होने के कारण उनके यहाँ संसदीय प्रभुता या संसदीय संप्रभुता की व्यवस्था उचित या प्रासंगिक हो सकती है। लेकिन भारतीय परिस्थितियों के संदर्भ में जब हम देखते हैं तो भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संसद की शक्तियों पर जो मर्यादा या जो बंधन या सीमितता स्थापित की गई है वो शायद प्रासंगिक भी है और अनुकूल भी है। इसी प्रकार से आगे हम सब लोग अध्ययन करते रहेंगे।